अच्छा, तुम्हें पता है हमारी दुनिया बनी कैसे? इस दुनिया के बनने का सफर ना इतना आसान नहीं था। कितनी बार एस्ट्रॉइड्स आके हमारे इस प्लेनेट से टकराए हैं, कितनी बार बर्फ की चादरें इस पर बिछी हैं, कितनी बार ये प्लेनेट खुद दूसरे प्लेनेट के साथ टकराया है, तब जाके हमारा ये प्यारा सा प्लेनेट जो है ना ये बना है। तुम्हें कमाल की बात पता है, ये जो निएंडरथल मैन्स है ना, ये और होमो सेपियंस दोनों साथ साथ 5000 साल तक कोएग्जिस्ट करे थे, मतलब एक साथ रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यार ये निएंडरथल मैन्स एकदम से गायब हो गए और हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए? सोचो। Hey smart people, so you are most welcome to this amazing session and literally I was so excited to teach you. Well, NCERT एग्जाम्पलर हम आज इस चैप्टर का लेके चल रहे हैं और इसके सारे सवाल हम लगाने वाले हैं। एंड कंडीशन आपको पता है, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि यार आपको सवाल को देखना है, खुद से सवाल को परखना है और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन हम देख रहे होंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो कौन है जो पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल होता है? तो यार हम जानते हैं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप खुद सोच लीजिए। द करेक्ट आंसर शेयर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज़ लाइकन्स। तो फॉर एग्जांपल मान लो किसी एक जगह पे लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने देखा कि यार लाइकन्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं, आपने 2 महीने बाद वापस आके देखा तो वहाँ से लाइकन्स गायब हो गए। सो व्हाट कुड बी द रीज़न? द रीज़न इज एक्चुअली पॉल्यूशन, बिकॉज जहाँ पे पॉल्यूशन आएगा वहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी आएंगे और उनकी वजह से क्या होता है कि जो लाइकन्स होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते, फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इस वजह से वहाँ से वो अपना बॉडी बिस्तर उठा के चल देते हैं। सो यू कैन यूज द लाइकन्स एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकन्स नहीं पाए जाएंगे, जहाँ लाइकन्स होंगे वहाँ पॉल्यूशन नहीं पाया जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन इंडिकेट दैम, ठीक है। तो वी कैन से कि जो आपके लाइकन्स हैं वो पॉल्यूशन वाले इलाके में ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ पे आप जानते हैं क्या पाए जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर पाए जाएंगे। एंड दैट बेसिकली कॉजेज कि भाई लाइकन्स जो है वो अपना वेल ग्रो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, लाइक कैन नॉट और वी कैन से डू नॉट ग्रो वेल, ओके। So this is what you should know about the lichens. Lichens are a good pollution indicator. Second thing we can say, और options को देखा जाए तो यार जो आपके लेपिडोप्टेरियंस है, ये आप जानते हैं ये स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट है ना। हमने इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक एंड एप्लीकेशंस वहाँ हम पढ़ते हैं 3 स्पीशीज। एक होती है L, C एंड D. L इज लेपिडोप्टेरियंस, C इज कॉलेप्टेरियंस एंड D इज डिप्टेरियंस। तो 3 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। इसके अलावा जो लाइकोपेरिस्कॉन जो होता है, ये क्या होता है? ये टोमेटो का साइंटिफिक नेम है, इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो। एंड लाइकोपोडियम जो है ये आप पढ़ते हो प्लांट किंगडम के अंदर, तो इट्स स्टिल नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज स्टेटेड दैट। तो ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, मेक श्योर कि आप सही आंसर टिक करें और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपको छोटा सा सेक्शन रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस फर्स्ट, होपफुली आपने सोच लिया होगा। देखो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है? हमने एक थ्योरी पढ़ी है, दैट इज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बायोजेनेसिस? ए मीन्स नॉन लिविंग, बायो मीन्स समथिंग विच इज लिविंग, राइट। सो ये थ्योरी आपको बोलती है कि यार जो लिविंग थिंग्स है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। और ये थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन दोनों ही सेम थ्योरीज हैं, है ना, ये इसका दूसरा नाम है। अब इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि यार जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है, और एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने इसको सपोर्ट किया था। हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने एक दूसरी थ्योरी लेके आए थे जिनका नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो इसके ऑपोजिट थ्योरी थी, ठीक है, वो हक्सले लेके आए थे। अब इस थ्योरी को अपोज करने के लिए या इस थ्योरी को डिसप्रूव करने के लिए हमारे पास 3 साइंटिस्ट आते हैं, एंड दोज 3 साइंटिस्ट आर फर्स्ट फ्रांसिस्को रेड्डी, सेकंड स्पेलेंजानी, एंड थर्ड वी हैव लुइस पैस्चर।
ओके, लुइस पैस्चर। तो ये 3 साइंटिस्ट जो थे, इनमें से इन तीनों ने इस वाली थ्योरी को डिस्प्रूव किया था एक तरीके से, और सबसे भयंकर तरीके से जो डिस्प्रूव किया था ना, वो किया था लुइस पैस्चर ने। इन्होंने अपना स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने बिल्कुल ही इस वाली थ्योरी को बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, तो अब सवाल पे वापस आते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यार करेक्ट आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैन से लाइफ ओरिजिनेट और लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, या life arises spontaneously neither from living nor from non-living. No, this is not the correct answer. Okay, so option number C is the correct answer for this question. Okay, कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से बनती है, ऐसा इस थ्योरी ने बताया था, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है एनिमल हस्बेंड्री एंड द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिवर्स एवोल्यूशन के, दैट मीन्स डिवोल्यूशन के। क्या ये डिवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं? इसके अलावा आर्टिफिशियल सिलेक्शन के हैं, म्यूटेशंस के हैं, या फिर नेचुरल सिलेक्शन के हैं? तो वी ऑल नो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं इसमें हम एज अ ह्यूमन और एज अ ब्रीडर हम लोग जो है सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, उनका क्रॉस या मीटिंग करवाते हैं। दिस इज हाउ वी गेट द सुपीरियर कैरेक्टर्स ऑल्सो। तो सुपीरियर ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे जिसमें सुपीरियर कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग, राइट। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है इन द चैप्टर ऑफ इवोल्यूशन कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये एक प्रोसेस है जहाँ पे नेचर सेलेक्ट करती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मान लो हमारे पास एक लीफ है, यहाँ पे कुछ बीटल्स रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 2 और मान लो, ठीक है। एंड शेयर भी है हमारे पास, यहाँ पे एक कमेलियन है, ठीक है, वी हैव अ कमेलियन ऑल्सो। तो कमेलियन जो है अगर वो इन्हें खाएगा तो बताओ कौन से वाले बीटल्स के खप जाने की या फिर यहाँ पे गायब हो जाने की चांसेस ज़्यादा हैं? कौन सा वाला बीटल्स जो है वो जल्दी गायब हो जाएंगे? तो आपको बताया कि यार ग्रीन लीफ के ऊपर ग्रीन वाले बीटल्स अपीयर नहीं होंगे, वाइट वाले ज़्यादा अच्छे से अपीयर होंगे, तो ये वाले जो है गायब हो जाएंगे। एंड जब आप कुछ सालों बाद देखोगे तो यार इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अब इस लीफ में कौन से वाले बीटल्स आएंगे? सिर्फ ग्रीन वाले। तो आप देख पा रहे हो कि यार व्हाइट वाली स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी काफ़ी सालों बाद, एंड दिस इज वी कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, जिसने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज किया, वही जीतता है और वही आगे बढ़ता है। ऑल्दो इट्स नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर द नेचर, इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल एवरीवेयर, है ना। अगर आप सक्षम हैं किसी काम को करने के लिए तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं है सक्षम या सक्षम बना लो अपने आप को, या फिर कंपटीशन से बाहर निकल जाओ, है ना। तो दिस इज व्हाट यू कैन से द करेक्ट, लाइक दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। ओके, डार्विन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। म्यूटेशंस आप जानते हैं, वायरस वायरस वायरस, है ना। आप जानते हैं कि म्यूटेशन या कोविड की जो वेव आई थी, है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार कोविड की तीसरी वेव क्यों नहीं आ रही है ना, हमें फिर वापस से घर बैठ के आराम से पढ़ाई वढ़ाई करने का मज़ा मिलेगा। बट हाँ, ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड थिंग, जो भी हुआ था बहुत ही खतरनाक था। तो कोविड की वे में आपने सुने थे यार बहुत सारे म्यूटेंट्स आए थे, है ना, किसके? वायरस के, लाइक डेल्टा, ओमेगा, तो डिफरेंट जो वेरिएंट्स देखने को मिले थे, दैट इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस ओनली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं एवोल्यूशन के, इट रेफर्स टू व्हाट? तो वेरी सिंपल, है ना, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर आप एक वर्ड में दे पाएंगे, दैट इज फॉसिल्स। तो हमने इस चैप्टर का जो सेकंड सेक्शन पढ़ा था एविडेंसेस वाला, वहाँ हमने पढ़े थे आपके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। तो 5 एविडेंसेस हमने पढ़े थे, एंड उसमें से एक था आपके पास पैलेंटोलॉजिकल, विच इज़ द फॉसिल्स, ठीक है। इसमें आप क्या नई बात जान सकते हैं कि यार पहली बात तो फॉसिल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक से आप फॉसिल्स को निकालते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फॉसिल्स की अगर टाइप्स की बात की जाए तो भाई आपको कैसे पता कोई फॉसिल कितना पुराना है? फॉसिल है क्या? इट्स अ डेड रिमेन ऑफ द हार्ड पार्ट्स, है ना। सो व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल्स जो होते हैं दीज आर नथिंग बट द डेड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स अंडर द सॉइल, और वी कैन से अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वो होते हैं आपके फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स कोई कितना पुराना है ये आपको कैसे पता? तो ये आप पता लगा सकते हो कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स की वजह से। और वो मेथड्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी स्पिन, या वी कैन से इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ओके।
और इट कैन बी कार्बन डेटिंग मेथड, या इसके अलावा ये हो सकता है आपका पोटेशियम आर्गन मेथड। ओके, लाइक हमारे पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे। तो ये जो मेथड्स हैं दे कैन जस्ट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा वाला फॉसिल कितना पुराना है। इसमें से अगर आप जानना चाहते हैं कि यार सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपका ये वाला सबसे एक्यूरेट मेथड है। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो आपको बता सकता है कि भाई फॉसिल जो है वो कितना पुराना है। जनरली इसका हम इस्तेमाल करते हैं 35,000 साल पुराने फॉसिल्स को पहचानने के लिए। ठीक है, तो दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन, फॉसिल्स इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप जानते हैं एनालॉगस ऑर्गन एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स हमने कहाँ पढ़े थे, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द एविडेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था, और एम्ब्रियो के लिए हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, सो आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है बोन्स ऑफ द फोरलिम्स ऑफ द वेल्स, बीट, बैट, चीता, मैन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स। तो एग्जाम्पल किसका है बताइए। तो अगर आप एक वेल, बैट, चीता, मैन इन सबको देखोगे तो ये सब कौन है, ये मैमल्स हैं। और आपको पता है इन सभी के अगर आप हाथ देखोगे या लिम्स देखोगे तो यू विल फाइंड द सेम बोन्स, लाइक वी हैव द ह्यूमरस, वी हैव उल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेरेंजिस, तो सेम बोन्स इनमें भी पाई जाएंगी। तो इट्स लाइक यू कैन से स्ट्रक्चर इज सिमिलर, है ना। तो इफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड लाइक कॉमन ऑरिजिन एंड आई कैन से फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फंक्शंस। तो आपको बताइए इन सबका जो काम अलग अलग हुआ, लाइक आपकी वेल जो है उसको स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करेगी, बैट जो है उड़ने के लिए इस्तेमाल करेगी, चीता भागने के लिए, ह्यूमंस ग्रैबिंग के लिए या पकड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो वी कैन से फंक्शन डिफरेंट, सिमिलर स्ट्रक्चर, तो दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। और इनमें से आप कह सकते हो कि दे शेयर्स द कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, सो वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन टू राइज टू अनदर वन, क्या एक ने दूसरे को राइज दिया, या दे हैव शेयर्ड द कॉमन एंसेस्टर्स, परफॉर्म द सेम फंक्शन, या बायोकेमिस्ट्री। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एनालॉगस ऑर्गन्स अराइजेस ड्यू टू। सो हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक एनालॉगस एक होमोलोगस, और एक एनालॉगस। होमोलोगस का दूसरा नाम क्या था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड इनका नाम था कन्वर्जेंट। ओके, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं एनालॉगस जो है ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, तो इट्स अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं पे डाइवर्जेंट क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, तो इट्स अ डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्जेंट बीम हमारे पास जो होती है। सो हम अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा, एनालॉगस ऑर्गन्स जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, सुपीरियर मेल लेना, सुपीरियर फीमेल को लेना, एंड देन यू कैन से क्रॉस करवा के एक सुपीरियर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवाना। नाउ व्हाट इज दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर बात की जाए ना, तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं वैसे हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल में भी पढ़ते हैं इसको हम, है ना, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू इवोल्यूशन एंड दैट कैन लीड टू द चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो वेल होता क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मान लो कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें कुछ अलील्स रहते हैं, देयर इज अ अलीलिक फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग रहते हैं जिनके पास अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, लाइक दिस वन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर एरिया की अलीलिक फ्रीक्वेंसी है। कुछ सालों बाद अगर आपने देखा तो अगर मान लो इस पर्टिकुलर एरिया की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, है ना, ऐसे मान लो ये चेंज हो गई, तो क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर जगह में एवोल्यूशन हो गया है ना। तो दिस एवोल्यूशन का जो कारण है ना वो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो सकता है। क्या मतलब है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, मान लो एक टापू है, इस टापू में कुछ चूहे रहते हैं, है ना, आसपास पानी पानी है, तो एक दिन क्या हुआ, बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से ये एक चूहा यहाँ से चला गया, ये चूहा मर गया, तो वी कैन से कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है यहाँ से गायब हो गई। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चूहे में कुछ ऐसे जीन्स थे जो सिर्फ इसी के पास थे, बाकी के पास नहीं थे, तो ये पर्टिकुलर स्पीशीज यहाँ से गायब हो गई ना। तो एक तरीके से आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया का जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी आज से कुछ सालों बाद, लाखों सालों बाद, है ना। तो वी कैन से इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, किसी कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से, आई रिपीट, किसी कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से अगर अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो उसे कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इसमें आप बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ते हो, फाउंडर्स इफेक्ट पढ़ते हो, तो हम अगेन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम एक रिवीजन ले रहे हैं, तो होपफुली यू गॉट द एन आइडिया कि क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले सवाल पे।
ये आपके पास इक्वेशन दी गई है फ्रॉम द टॉपिक दैट इज हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल। तो बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो देखो सिंपल सी बात है, एवोल्यूशन जो चैप्टर है, इस एवोल्यूशन चैप्टर में ना हम, या वी कैन से, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिक्स को ना एक्चुअली 3 बड़ी बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। आप आगे अगर जेनेटिक्स की ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो आप अलग अलग ब्रांचेस में आप जा सकते हैं। एक होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और एक होती है एवोल्यूशनरी या पॉपुलेशनल जेनेटिक्स। फर्स्ट वाली जो है ये है मेंडेलियन जेनेटिक्स, जहाँ पे आप मेंडल्स के पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसमें आप पढ़ते हो MBI, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जो है ना आपका। तो वो चैप्टर आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बताता है कि भाई एक जीन के अंदर क्या है, अलील क्या होता है ना, DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होती है सेकंड ब्रांच। तीसरी ब्रांच होती है पॉपुलेशनल जेनेटिक्स, जहाँ पे आप एवोल्यूशन की स्टडी करते हो। तो इट्स लाइक हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशनल जेनेटिक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो होपफुली यू गॉट एन आइडिया एंड यू ऑल नो व्हाट इज दिस पी स्क्वायर, व्हाट इज दिस 2pq, ये सब पता होगा आपको। पी स्क्वायर क्या होता है? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेटिंग अलील, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव अलील। और वहीं अगर बात की जाए 2pq के बारे में, सो इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस अलील। फिर आप पूरी इक्वेशन पढ़ते हैं लाइक p + q = 1, है ना, जहाँ पे हम होल स्क्वायर करके इस इक्वेशन को लेके आते हैं। सो दैट्स ऑल, ये एक डिफरेंट कहानी है, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट होपफुली यू गेट एन आइडिया अबाउट द क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो चुका है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? अडेप्टिव रेडिएशन का, ट्रांसडक्शन का, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशंस ऑफ द पॉपुलेशन का, या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का? सो आंसर सोचिए क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। क्योंकि देखो अगर कहते ना कि किसी को इतना भी एक तरीके से किसी को इतना भी दर्द मत दो कि उसके लिए दर्द का पैमाना ही खत्म हो जाए, कि उसे पता ही ना हो कि यार दर्द क्या होता है ना। तो होता है यार, हर किसी के लाइफ में एक गोल्डन पीरियड आता है जब वो अपने जीवन में इतनी मेहनत करता है ना कि यार वो मेहनत उसे हमेशा याद रह जाती है। तो एक लाइक आपके पूरे लाइफ साइकिल में ना, होपफुली लाइक मुझे पता है आपके लाइफ में भी एक समय ऐसा रहा होगा जब आपने खूब मेहनत करी होगी, या शायद इस टाइम पे आप कर रहे होंगे। तो वो समय ना होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वही समय आपको याद दिलाता है कि हाँ भाई तुम एक असली वॉरियर हो, है ना। तो वो एक गोल्डन समय होता है जो आपको बताता रहता है कि यार हाँ, ये मेहनत जो है हमें करनी चाहिए हर फील्ड में। तुम चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, फिर चाहे वो एग्ज़ाम UPSC का हो, नीट का हो, या कोई और हो, यार मेहनत तो देखो करनी ही होती है, बिकॉज उसी से हमारी सफलता हमारे पास आती है। सवाल पे वापस आते हैं। तो ये कह रहा है कि यार अगर मान लो आपने किसी एक बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा लाइक आपने पेस्टिसाइड्स रखना स्टार्ट किया किसी इंसेक्ट पे, है ना, या आपने किसी एक बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक डालना स्टार्ट किया और वो मर गए, लेकिन मान लो उसी स्पीशीज़ में से कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके पास रेसिस्टेंस थी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए, या वो रेसिस्टेंट हो गए, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? वो पूरी जनरेशन जो होगी ना वो इस एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया विल बी फॉर्म्ड। पॉपुलेशन में चेंज आ जाएगा वो पूरा का पूरा। तो वी कैन से इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। अडेप्टिव वेरिएशन क्या होता है आप जानते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसडक्शन क्या होता है कि अगर आप एक कोई फॉरेन DNA को इंसर्ट कर रहे हो किसी सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। तो वेक्टर की मदद से अगर आप रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी आपको पता होगा, राइट। सो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हमें क्या दिखाती है कि यार हम कैसे मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हम, आपको पता है एनिमल किंगडम में 2 कैटेगरीज आती है, एक होती है वर्टिब्रेट्स, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये पूरी कैटेगरीज आएगी। और वर्टिब्रेट्स में वी हैव द कॉर्डेट्स। तो अगर हम वर्टिब्रेटा की सीक्वेंस को देखें तो यार सबसे पहले फिशेज आती है। फिशेज में से कुछ कैटेगरी ऐसी थी, कुछ फिशेज ऐसी थी जो कि ज़मीन पे आना स्टार्ट हुई, तो वी कॉल देम एज रेप्टाइल्स। ओके,
तो वी हैव द फिशेज, देन वी हैव एम्फीबियंस, देन वी हैव रेप्टाइल्स, फिर आपके बर्ड्स और मैमल्स एक साथ इवॉल्व हो गए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? लाइफ जो है वो आपके वाटर से लैंड की तरफ जो है ओरिजिनेट हुई है। और आई डोंट रिमेंबर कि ओपेरन थे या हेल्डन, आई थिंक हेल्डन ने ये एक स्टेटमेंट पास की थी, दैट इज प्रीबायोटिक सूप। वाटर को उन्होंने क्या कहा था? वाटर को उन्होंने प्रीबायोटिक सूप कहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीबायोटिक? प्री मतलब पहले वाला, बायोटिक मीन्स लाइफ। एक ऐसा सूप जहाँ पे लाइफ बनी है, वो है आपका वाटर। ठीक है, तो लाइफ हमेशा पानी से ही ओरिजिनेट होती है, ये बात आपको पता है। तो आप कमेंट करना हेल्डेन ने कही थी ये बात या फिर ओपेरन ने कही थी। आई वांट टू चेक। ओके, नेक्स्ट, विविपैरिटी जो है इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज। विविपैरस जो कंडीशन होती है उसको ज़्यादा इवॉल्व क्यों माना जाता है? सोचो। तो हम कह सकते हैं कि यार द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ऑन। क्या यंग वंस जो होते हैं वो खुद ही हो जाते हैं, मतलब उनको खुद अपना ग्रोथ करनी पड़ती है, इस वजह से विविपैरस जो है वो ज़्यादा इवॉल्व है? या विविपैरस के अंदर जो यंग वन है वो एक थिक शेल के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं? तो ये तो नहीं होगा, बिकॉज थिक शेल में तो आपके ओविपैरस आते हैं। ठीक है, द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड लुक आफ्टर दे आर बॉर्न एंड लीडिंग टू अ मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। येस, इट सीम्स टू बी मोर फीजेबल, है ना। इसमें क्या होता है कि जो विविपैरस होते हैं उनमें जो एम्ब्रियो है वो मदर की मदर बॉडी के अंदर, मैटरनल बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, और पैदा होने के बाद भी क्या होता है वो टेक केयर करती है मदर उसका। सो वहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल्स कौन सी रॉक्स में आपको मिलेंगे? तो आई टोल्ड यू सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्निशियस रॉक जो होती है ना, ये इनमें नहीं पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इन दोनों से हार्ड होती है, मोर हार्डर। ठीक है, ये इनसे ज़्यादा मतलब ये वाली रॉक जो है ये इन दोनों से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसमें फॉसिल्स एनी हाउ नहीं पाए जा सकते। इग्निशियस रॉक जो होती है ये आपको पता होना चाहिए कि जो मोल्टन लावा होता है ना, लावा के मेल्ट होने के सॉलिडिफिकेशन, लावा के सॉलिडिफिकेशन से आपके इग्निशियस रॉक्स बनती हैं। तो ये भी ऑप्शंस में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके फॉसिल्स पाए जाते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला, For the Mn blood group system, the frequency of M and N alleles are 0.7 and 0.3. तो भाई आपको frequency of M और N दिया हुआ है। Expected frequency of Mn blood group bearing organisms is like to be. तो आपको बताना है कि expected frequency of Mn blood group मतलब वो heterozygous पूछ रहा है आपसे, वो आपसे heterozygous condition जो है वो पूछ रहा है। तो आइए निकालते हैं साथ में, है ना, निकालते हैं। तो आपको पता है Mn ब्लड ग्रुप में अगर हम M को डोमिनेटिंग मान के चलते हैं तो M क्या हो जाएगा? M को आप एज अ P रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको P दिया हुआ है कितना? 0.7। ठीक है, और Q कितना दिया हुआ है? 0.3 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट मीन्स 2PQ निकालना है। तो इक्वल्स टू 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.42 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। 0.42 का मतलब होता है आपका 42%। बिकॉज यू कैन कन्वर्ट दिस फ्रीक्वेंसी इनटू द परसेंटेज, है ना, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, सो यू कैन गेट 42%, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने परसेंट या कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ लोग जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में पाए जाएंगे? तो वो है आपके पास 42% पीपल। ठीक है, तो अगेन ये टॉपिक था आपका हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल का। अगर नहीं देखा है तो हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, बहुत शानदार वीडियोस हैं। पहला कॉन्सेप्ट के ऊपर और दूसरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। दोनों वीडियोस को देखो, आधे 1 घंटे की वीडियोस है, एंड ये टॉपिक आपका टिप्स पे होगा। यू कैन जस्ट कंप्लीट दैट। ओके, अगला सवाल, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्स इन मोथ, बिस्ट एंड बिटल एरिया? तो किस तरह का सिलेक्शन इनमें पाया जाता है आपका? तो स्टेबलाइजिंग ग्राफ मिलेगा, डायरेक्शनल ग्राफ, डिस्ट्रप्टिव ग्राफ, या फिर आपका आर्टिफिशियल ग्राफ। सो अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है ग्राफ्स वाला तो आपको कुछ पता होगा कि इस वाली कंडीशन में, मॉथ्स वाली कंडीशन में क्या हुआ था कि पहले वाइट वाले थे, बाद में ब्लैक वाले हो गए थे। तो आप देख पा रहे हैं एक तरीके से शिफ्टिंग हो गई है, देयर इज़ अ डायरेक्शनल चेंज। कि अगर पहले को ये जो ग्राफ था ये कुछ ऐसा ग्राफ था, अब ग्राफ कैसा हो गया? अब ग्राफ ऐसा हो गया है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन था अब ये आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है ना, ये आगे आ चुका है, ये आगे आ चुका है। तो देयर इज अ डायरेक्शनल चेंज। तो वी कैन से इट्स अ
डायरेक्शनल ग्राफ या डायरेक्शनल एवोल्यूशन आप इसे कह सकते हो। स्टेबलाइजिंग में आपको पता है कि मीन वैल्यू को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो मीन वैल्यू ज़्यादा ग्रो कर जाती है। डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है कि मीन वैल्यू ग्रो नहीं होती और जो पेरीफेरी है या जो एक्सट्रीम्स है एक्सट्रीम ग्रो कर जाती है। और डायरेक्शनल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। तो इसमें व्हाइट को हटा के ब्लैक वाले ज़्यादा ग्रो कर गए थे, तो इट्स अ डायरेक्शनल चेंज। दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल कह रहा है द मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन द ह्यूमन एवोल्यूशन इज। सबसे बेस्ट क्या है, तो आपको मैं सीक्वेंस बता दूं, ऑल्दो आप क्वेश्चन को एक बार देख के अटेम्प्ट मार सकते हैं। अब अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ह्यूमन एवोल्यूशन में सीक्वेंस जो था, सबसे पहले आपके आए थे ड्रायोपैथिकस, फिर आए थे आपके रामापैथिकस, फिर आए थे कैनियापैथिकस, फिर आए थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर आए थे आपके होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथैलमेंस, देन क्रो-मैग्नॉन्स एंड देन लास्ट में आते हैं आपके होमो सेपियंस, हम लोग। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अगर यहाँ पे आप मैच करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि यार सबसे पहले आपके रामापैथिकस और फिर होमो हैबिलस फिर होमो सेपियंस। इट सीम्स टू बी करेक्ट। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद रामापैथिकस नहीं आए थे, रामापैथिकस पहले आए थे, ऑस्ट्रेलोपैथिकस बाद में आए थे। होमो इरेक्टस के बाद होमो हैबिलस नहीं आए थे, पहले होमो हैबिलस आए थे फिर होमो इरेक्टस आए थे। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद रामापैथिकस, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीशीज। इनमें से कौन सी लिंक स्पीशीज का एग्जाम्पल है, तो डोडो कौन था, फ्लाइटलेस बर्ड था, एक्सटिंक्ट स्पीशीज का एग्जाम्पल है। सीवीड्स आपको पता है ये एल्गी होंगी आपकी। लोब फिश जो है ये एग्जाम्पल है किसका, एक लिंक स्पीशीज का, जो कि लिंक है किसके बीच की, फिशेस और एम्फीबियंस के बीच की, और आई कैन से रेप्टाइल्स के बीच की। तो ये वो वाली फिशेस थी जो पानी से बाहर निकल के लैंड पे भी रहना स्टार्ट किया था और वापस पानी में भी जाना स्टार्ट किया था। इट्स लाइक अ एम्फीबियंस बनना ये स्टार्ट हो गए थे, तो इट्स अ कनेक्टिव लिंक। ओके, इसको आपको याद रखना है, इट्स अ थ्योरेटिकल आंसर। अगला सवाल मैचिंग का है, तो आइए मैच करते हैं साथ में, है ना। डार्विन का कौन सा होगा, ओपेरिन का कौन सा, लेमार्क कौन सा और वैगनर कौन सा। तो देखो कुछ डेटा अगेन साइंटिस्ट वाला डेटा है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो आप कह सकते हो कि डार्विन ने क्या दिया था, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दिया था, है ना। तो ए का फोर्थ हो जाएगा, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर है। सेकंड अगर हम बात करें, लेमार्क ने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, तो सी का सेकंड हो जाएगा, दोनों ही सेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके जो ओपेरिन और वैगनर, इनमें से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था और ए बायोजेनेसिस किसने दी थी। तो भाई आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ये दिया था आपके वैगनर ने, और ओपेरिन ने आपका ए बायोजेनेसिस दी थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्चुअल बात हमें आनी भी चाहिए सिलेबस के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, एस.एल. मिलर ने जो आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, है ना, जो कि उनका प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह करके और कुछ गैसेस का इस्तेमाल किया था, कौन कौन सी गैसेस थी। सो यू रिमेंबर CH4 और NH3 और H2 एंड H2O, इन चारों का इन्होंने इस्तेमाल किया था इन दिस एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने क्या क्रिएट किया था, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एलानिन। ये चार चीज़ें उन्होंने क्रिएट करके बताई थी। हालांकि ग्लूटामिक एसिड एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन असलियत में ग्लूटामिक एसिड भी वहाँ पे उन्होंने बना के दिखाया था। ठीक है, तो वेल अगर यहाँ पे बात करें तो उनकी कौन कौन सी कंडीशंस थी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन वाज कि भाई हाई टेम्परेचर लिया था, तो ये तो हो नहीं सकते। नेक्स्ट वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर या नॉन रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी थी, बिकॉज आपको पता है कि इट वॉज लाइक सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट था, मतलब सिमिलर कंडीशंस बनाई गई थी जो हमारी अर्थ पे थी काफ़ी साल पहले, वो सेम सिमिलर कंडीशंस उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बनाई थी। तो आपको पता है कि पहले वाला जो अर्थ थी वहाँ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वेरिएशन ड्यूरिंग द म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर। तो आपको पता है कि यार मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपकी वेरिएशंस होंगी वो कैसे होंगी, इट्स गोइंग टू बी रैंडम एंड डायरेक्शनल, या फिर आप कह सकते हो रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। तो इट मस्ट बी रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ओके, क्योंकि म्यूटेशंस की हाँ म्यूटेशंस की बात करें तो आपको पता है म्यूटेशंस वैसे भी डायरेक्शनल लेस होती हैं और रैंडम होती हैं। ठीक है,
जो आपके वो थे ना डार्विन ने जो वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी वाली वेरिएशंस जो थी वो डायरेक्शनल थी, लेकिन म्यूटेशंस जो कि आपको पता है ह्यूगो डिवेरिस ने दिया था, उनके हिसाब से म्यूटेशंस कैसी थी, उन्होंने सॉल्टेटरी वर्ड का इस्तेमाल किया था और देयर म्यूटेशंस वर random and directionless. Okay, so this is the correct answer, and shall we complete all the questions of this chapter, and hopefully you enjoy this one. जितना इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है उतना ही इंटरेस्टिंग होपफुली आपको ये सेशन भी लगा होगा. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. हमने सारे सवाल लगा लिए हैं इसके. You keep doing your studies, है ना. If you need any kind of help, please let me know in the comment section, and if you have any suggestion, please let me know there. बाकी इफ़ यू लाइक द सेशन हिट द लाइक बटन, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अच्छे से करके आएंगे, फोड़ के आएंगे. जस्ट कीप डूइंग एंड कीप पुटिंग योर स्मॉल एफर्ट्स. बाय बाय, टेक केयर.